हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आपको स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रही होगी। बच्चों, परेशान मत होइए। स्ट्रेस थोड़ा एक लिमिट में लेना अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। जब भी वीडियो रिलीज़ हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दिक्कत हुई थी बीच में। ठीक है, कुछ वीडियोस का स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो वीडियोस हो नहीं पाए, कुछ टेक्निकल ग्लिच थे कुछ, खैर। पर वीडियोस जो भी आए उनको आप सेकंड वाले हाफ में, मतलब वीडियो देखने के बाद, उसको उम्मीद है आप उस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। जो भी है, जितने भी चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक एक बार रिवाइज करते रहिए। बच्चों, टाइम आपको सफिशिएंट मिला है। उम्मीद है आपका साइंटिस्ट के नाम और एब्रीविएशंस वाले जो लिस्ट है वो आपके पास होगी। आपने उसको कहीं लिख लिया होगा, शायद कहीं पे वॉल पे चिपका भी लिया होगा, उसको देख रहे होंगे और उसको याद कर चुके होंगे। नहीं भी याद कर रहे हैं, अगर आप बैठ के उसको रटने मत नहीं भी रट पा रहे हैं, तो उसको आप मतलब कहीं ना कहीं रीड करते रहिए। सुबह शाम 2 बार रीड कर लीजिए, रोज़ 1 बार, तो भी हो जाएगा काम। ठीक है, अभी तक भी नहीं हुआ है बच्चों तो भी देर नहीं हुई है। अभी भी उसको ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड करिए और उसको करिए। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, कुछ ज़्यादातर केसेस में वो इम्पोर्टेंट मटेरियल ही है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जैसे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो बेसिक्स भी आपको पता होने चाहिए। कुछ चीज़ों में आप इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं भी देखा जाता है। तो इसी के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खतरनाक पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको पता है क्या पेपर बहुत ज़्यादा, आपको इम्पोर्टेंट भी पता है, खतरनाक भी आने वाला है कि नहीं ये भी पता है। अरे नहीं बच्चों, ऐसे ही एक वो भी होता है, परेशान ना हो इतना, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज बच्चों और पीपीटी से पीपीटी नहीं है, आगे इसके आगे आने वाले जितने भी हैं सब पीपीटी होंगे। ठीक है, आज बस इससे काम चला लो। इसका जो भी है ये मैटर जो है ये ऐप पे मिल जाएगा आपको फ्री स्टडी मटेरियल में। इसके जो भी मतलब जो क्लास के एनोटेशंस वगैरह हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों, आराम से हो सकता है। ठीक है, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात हो चुकी है, किसमें? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक, कुछ डिजीजेस जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी, हमने कुछ डिजीजेस जैसे जेनेटिक डिजीजेस जितनी भी थी वो सारी हमने देख ली थी। कुछ म्यूटेशंस की वजह से हुई थी, कुछ अलग अलग वजहों की वजह से हुई थी। ठीक है, तो आते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहली डिजीज है बाय बैक्टीरिया। बाय बैक्टीरिया दिख रहा है। सबसे पहली डिजीज है टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स को इफेक्ट करता है ये। ठीक है, कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ये इस तरह से जो लिखा है, इस तरह से अगर एग्जाम में डायरेक्टली कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं पूछा जाता है, तो अगर आपको टाइफॉइड के बारे में ही पूरा बताना पड़ जाए तो इसी पैटर्न पे आप बना सकते हैं। इस पैटर्न को देख लीजिए, बस इतना बताना आपके लिए काफ़ी है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतनी 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आप इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं इतने पे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। ये एक सारी डिजीजेस इस तरह से कवर नहीं करेंगे हम, पर मेन डिजीजेस, और
कैसे लिखना है उसका तरीका आप यहाँ पे देख लीजिए। कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। आगे कुछ डिजीजेस मिलेंगी हमें, जैसे कि फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, इस तरह की, डेंगी, ठीक है। कुछ डिजीजेस इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप्स वाली जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम डील कर लें, ठीक है। आते हैं, एंटेरिक फीवर सैल्मोनेला टाइफी से होता है। सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक और एब्डोमिनल पेन। हेडेक और एब्डोमिनल पेन, इससे भी इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है, क्या होता है वो? सस्टेन्ड फीवर। टाइफाइड कब होता है? जब कई दिन से फीवर चढ़ा होता है, जनरली 4-5 दिन तक फीवर चढ़ा है, उसके बाद ही हम कहते हैं कि टाइफाइड शायद हो गया हो, टेस्ट करा लिया जाए। पहले दिन तो हम लोग टेस्ट भी कहाँ कराते हैं, और 5 दिन तक, जब तक फीवर 4-5 दिन तक हो जाए उसके बाद ही हम उसको मानते हैं कि ये टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। तो सस्टेन्ड फीवर मेन सिम्टम है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। कैसे स्प्रेड होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे स्प्रेड होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा खाना पीना करने से टाइफाइड हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे है? विडाल टेस्ट। डायग्नोसिस क्या है इसकी? विडाल टेस्ट। ओह नो, सस्टेन्ड फीवर ने तो बहुत कुछ गलत कर दिया। विडाल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आप ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं उसका? प्रिस्क्राइब कर दीजिए एंटीबायोटिक्स। अच्छी केयर रखिए बच्चों, केयर बहुत अच्छी रखिए सबकी, है ना। रिहाइड्रेशन थ्रू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के थ्रू रिहाइड्रेशन करिए, क्योंकि फीवर है। ज़्यादातर डिजीज में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे ही आप, और केयर अच्छी रखिए, है ना। और रिहाइड्रेशन ऑफ थ्रू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स उनको खाना पीना वगैरह देते रहिए। जब तक पीने को मिलता रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, ठीक है। प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में अब हम बात करेंगे। प्रोटोजोअल डिजीज क्या है? मलेरिया। प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज है। ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, और ये कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा लगती होगी शायद आपको, ठीक है। कई लोग, अच्छा चलिए आगे बात करेंगे। कॉज्ड बाय, इसको, ओह नो, कई लोग, आओ, ठीक है, दिख रहा है अब? कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, ठीक है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज 4 हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक। यहां मैंने पी लिख दिया, आप एग्जाम में पी मत लिख के आइएगा, प्लाज्मोडियम पूरा लिख के आइएगा, ठीक है। आलस करने का फिलहाल अधिकार सिर्फ मुझे है बच्चों। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हो गई, जिसमें वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है, वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है। और फैल्सीपेरम जो है ये मोस्ट फैटल है, ठीक है। इसको ये स्प्रेड किससे होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। बच्चों फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से ये स्प्रेड होता है। जनरली मस्कीटो में काटता कौन है आपको? हमेशा फीमेल वाली, मेल काट नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ मस्कीटो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की बात करें तो, अरे यार फिर टेक्निकल इशू। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है उससे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अगला है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज, आ रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या? अगला है इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी बच्चों क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बच्चों? स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है।
अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे आते हैं बच्चों। आप लोग में से बहुत से लोग बुक की लाइफ साइकिल, अब जैसे कि अगर मैं नूतन की बात करूं, नूतन वाली जो बुक है आपकी, उसकी बुक में लाइफ साइकिल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है। विश्वास करिए इतनी ये लाइफ साइकिल जो एनसीईआरटी वाली है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप इसको देख के और समझ के जा रहे हैं तो आप कुछ कहीं किसी से कम नहीं है आईएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उतना डीप जाने की अभी फिलहाल उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, अगर आप पढ़ चुके हैं, उसको आपको आती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो बल्ले बल्ले है। पर अगर आप नहीं भी पढ़ा है अगर आपने, तो ये सफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत आसान सी है, दिखती ज़्यादा खतरनाक है। इसमें आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा एंड दैट इज ओके। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपको और ज़्यादा लिखा हुआ भी देखना है तो आप इसको एनसीईआरटी से जाके ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ से देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ शायद नहीं दिख रहा होगा। ये मस्कीटो आया। ठीक है, मस्कीटो ने काटा। ठीक है, मस्कीटो ने काटा, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आई, इसने काट लिया। काटने के बाद अभी ये इस जो हाथ है ह्यूमन में, अच्छा, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। प्राइमरी होस्ट जो है इसका, वो क्या होता है, मस्कीटो होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। प्राइमरी होस्ट मस्कीटो क्यों होता है बच्चों? प्राइमरी होस्ट हमेशा उसको कहते हैं जहां पे वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, फर्टिलाइजेशन जहां पे हो। ठीक है, वो कहां हो रहा है, मस्कीटो में हो रहा है, तो इसलिए प्राइमरी होस्ट क्या होगा, मस्कीटो हो जाएगा। सेकेंडरी होस्ट क्या है, ह्यूमंस है। ठीक है, तो हम पहले ह्यूमंस को काटा, इसने फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आई, ह्यूमंस को काटा, किसी एक आदमी को काटा। ठीक है, और पैरासिटिक यानी कि स्पोरोजोइड्स जो हैं इसके, वो रिलीज हुए। स्पोरोजोइड, इन्फेक्टिव स्टेज क्या थी, स्पोरोजोइड थी, अभी पढ़ा था। स्पोरोजोइड ही आएगा, यहां पे रिलीज होंगे। ठीक है, और ये स्पोरोजोइड्स लीवर, ये लीवर है बच्चों, लीवर में गए। ठीक है, लीवर में जाने के बाद ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सीधी सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मस्कीटो में हो रहा है, तभी तो हम उसको प्राइमरी होस्ट कह रहे हैं। तो ह्यूमंस में जहां भी होगा वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो पैरासाइट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और ऐसे अगर यहां पे बहुत सारे बनने लगे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे बनने लगेंगे। ठीक है, एक समय बाद ये पूरा जो बाहर की वॉल है, ठीक है, किसकी, लिवर सेल्स की, वो क्या होगी, वो उस पर कुछ प्रेशर लगेगा। ठीक है, कुछ इस पे प्रेशर लगेगा और क्या होगी, ये बर्स्ट कर जाएगी। क्या होगी, बर्स्ट कर जाएगी बच्चों। ठीक है, यहां से फिर ये रिलीज हुए, क्या रिलीज हुए, मैरोजोइड्स रिलीज हुए। क्या रिलीज हुए, मैरोजोइड्स। बस ये नाम याद कर लो बच्चों, ये नाम आपको शायद याद अभी नहीं होगा, इसको याद कर लो। लिवर सेल्स में गया, लिवर सेल को इन्फेक्ट किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, मल्टीपल मैरोजोइड्स बनाए और उनको बर्स्ट करके रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज करने के बाद फिर अब ये जाते हैं आरबीसीज के ऊपर अटैक करने। ठीक है, आरबीसीज के ऊपर अटैक करने, आरबीसीज पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में कई सारी चीजें दी गई होंगी, शफनर्स डॉट्स और शाइजॉन स्टेज। ठीक है, उसमें कई सारी स्टेजेस हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज उसको कहते हैं जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और बाकी इस जगह पे ऐसे ही रहे, तो ये रिंग शेप हो जाता है, तो सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। कई तो यहाँ पे होता है, आरबीसीज में जाते हैं, यहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और धीरे धीरे प्रेशर लगने के बाद ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे इस स्टेज में दो चीजें होती हैं। आरबीसीज में जाने के बाद आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं, नए आरबीसीज को इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, और आरबीसीज को बर्स्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। इस जगह पे बच्चों
एक पिगमेंट होता है हीमोजोइन, ठीक है, एक केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है, जिसकी वजह से रिलीज होता रहता है, बर्स्ट आरबीसीज करते रहते हैं, और क्या होता है, आरबीसीज बर्स्ट करने की वजह से फिर हीमोजोइन रिलीज होता है, और हीमोजोइन की वजह से ही फीवर आता है आपको चिल्स के साथ, ठीक है, थोड़े थोड़े पीरियड के बाद फीवर आता है चिल्स के साथ, शिवरिंग के साथ, ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर कहा जाता है, बाउट्स ऑफ फीवर विद चिल्स एंड शिवरिंग, है ना। तो ऐसा होता है, कई जितनी बार आरबीसीज हीमोजोइंस कई आरबीसीज टूटते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर वो रिलीज हुआ और आपको फीवर और चिल्स के साथ आने लगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात और बच्चों, चलो अभी हम टॉपिक से आगे अलग नहीं जा रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड उस समय को कहते हैं जब आपको पहली बार कोई भी पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग जर्म जब आपकी बॉडी के अंदर जाए, ठीक है, वो समय से लेके और जब वो पहला सिम्टम आपको शो करे आपकी बॉडी, उस समय के इस समय के इंटरवल को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो अलग अलग पैरासाइट्स का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम आ गए, हीमोजोइन रिलीज करके आरबीसीज में ये हो रहा है, आरबीसीज में दो काम एक साथ हो रहा है, सिंक्रोनी हो रही है, एक इन्वेड भी कर रहे हैं नए आरबीसीज को और बर्स्ट भी कर रहे हैं, हीमोजोइन भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल, उसके बाद आते हैं सेक्सुअल स्टेजेस पे, ठीक है। गैमेटोसाइट्स बन जाती हैं आरबीसीज में ही, आरबीसीज में ही गैमेटोसाइट्स बन जाती हैं। गैमेटोसाइट्स फिर जाती हैं मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट्स जब जाती हैं, ठीक है, फिर ये क्या बनाती हैं? अच्छा आप सोच रहे होंगे जाती कैसे? मस्कीटो जब इनको अगर इस स्टेज में जब बाइट करता है तो वो इनके ऑब्वियसली ब्लड लेता है, तो ब्लड से ही आरबीसी से ही क्या चले जाते हैं इनके अंदर? गैमेटोसाइट्स चले जाते हैं। गैमेटोसाइट्स जाएंगे, कुछ भी खाना पीना खाते हैं, मच्छर खाना पीना के लिए तो हमारा वो कहते हैं, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, पर कुछ भी अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो वो गट में कहाँ जाएगा? गट में जाएगा। गट में जाने के बाद होता क्या है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, ठीक। फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन होता है, देख रहा है फर्टिलाइजेशन, इतना जानना भी काफी है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ये निकले थे मेरोजोइट्स, ये अब क्या बन जाते हैं? स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और सिस्ट में स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जाके स्टोर कहाँ होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। गट से ये मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से फिर दोबारा जब मस्कीटो बाइट करता है किसी आदमी को, तो फिर वो इन्फेक्शन दूसरे आदमी को भी इन्फेक्शन फैला देता है, ठीक है। तो ये आपको लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम क्या है? फीवर विद चिल्स एंड शिवरिंग। ओह नो, दिख रहा है बच्चों? फीवर विद चिल्स एंड शिवरिंग, ठीक है। मसल पेन एंड नोशिया, मसल पेन एंड नोशिया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या कर सकते हैं? कोई भी ऐसी डिजीज जो भी वेक्टर के थ्रू कहीं ट्रांसमिट हो रही, वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर आपने बायोटेक में भी पढ़ा होगा, वेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई हमारा कोई भी मतलब लेके जाए, कोई चीज जो कि कैरियर हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। कोई भी डिजीज जिसमें कोई वेक्टर होगा, ठीक है, सबसे अगर उस डिजीज को आपको रोकना है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप आपको इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर पे ध्यान देना होगा। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर को भगाइए, वेक्टर से दूर, वेक्टर को ही खत्म करिए, क्योंकि अगर वेक्टर ही नहीं होगा तो आपके पास आएंगे नहीं जर्म्स, ठीक, पैथोजेंस नहीं आएंगे, ठीक, वो डिजीज होने के चांसेस आपको कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स, ठीक, मॉस्किटो नेट्स यूज करिए, रिपेलेंट्स यूज करिए, ठीक है, अलग अलग ऐसे मेथड्स यूज करिए जिससे कि मस्कीटोज आपको बाइट ना करें। फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहनिए, ठीक है।
कीप द पेशेंट वार्म, पेशेंट को गर्म रखिए, मतलब उसको बहुत ठंडी लग रही होती है, शिवरिंग हो रही होती है, तो आप उसको गर्म रखिए, ठीक। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स शुड बी गिवन, खूब सारा फ्लूइड्स उनको देने चाहिए, ठीक है, उनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ये तो हो गई 2 डिजीज, और कुछ डिजीजेस थी, जैसे कि और भी डिजीजेस हैं आपकी, डेंगी, ठीक है, डेंगू नहीं कहते हैं बच्चों, डेंगी कहते हैं, डेंगी, ठीक है। आप आईएससी के हैं, इज्जत बचा के रखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ, है ना, डेंगी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, एडीज एजिप्टाई मस्कीटो, क्या है इसका, क्या है, वेक्टर है, ठीक है, फ्लेवी वायरस से होता है, ठीक है। और इसी के साथ और चिकनगुनिया है, ये भी किससे होता है, एडीज एजिप्टाई मस्कीटो से ही होता है, ठीक है, और चीकू वायरस से होता है। डेंगी के केस में ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कई बार आईबॉल्स के पीछे तक दर्द होता है, ठीक है। और कौन सी डिजीज रह गई, कोई डिजीज है ऐसी जो इंपॉर्टेंट हो, डेंगी हो गई, चिकनगुनिया हो गई, चीकू वायरस से होने वाली, ठीक है, मलेरिया हो ही गई, फाइलेरियासिस है, ठीक है, फाइलेरियासिस भी है, एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है, फाइलेरियल वॉर्म से होती है, कौन सा, विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक, या विचरेरिया मलाई, MALAY, ठीक, विचरेरिया मलाई, ठीक। तो होता क्या है इसमें, सिर्फ आपको इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी अगर बुक में दिया भी हो तो भी, ये आपकी कोर्स में नहीं है। इसमें मेनली आपको यही ध्यान देना है कि फाइलेरियासिस में लिम्फ का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो वर्म्स हैं वो वहाँ जाके एक इकट्ठा हो जाते हैं और उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। जब रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं तो लिम्फ जो है वो उसको पास नहीं कर पाता है और एक जगह पे लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, कई स्वेलिंग हो जाती है, कई बार मतलब जेनाइटल रीजन्स तक आ जाती है स्वेलिंग, ठीक है, इसीलिए इसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ जनरली इसमें पैर बहुत में जो होता है लिम्फ बहुत ज़्यादा बढ़ के भर जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। तो यही है बच्चों, कुछ खास ऐसा है नहीं ह्यूमन डिजीजेस में। आगे बढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सॉरी बच्चों, अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। पहली डिजीज है कैंसर। कैंसर बच्चों सबसे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीजेस में से एक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में भी कैंसर को के लिए बताया जाता है कि कोई भी पेशेंट हो उससे आप दूर मत भागिए, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि आपको किसी भी टच या कांटेक्ट से नहीं होती है ऐसे, ठीक है। यही इसीलिए कहा भी जाता है कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है। सब कैंसर की डिजीज़ में सबसे मेन होता क्या है, प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कई नंबर्स में सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, कई सारी मैकेनिज्म है इसका पूरा। सेल ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है वो नॉट रेगुलेटेड एंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड। जनरली सेल ग्रोथ होती है, एक सेल है, एक बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसमें, फिर एक समय के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कह लीजिए या माइटोसिस कह लीजिए, ठीक है, माइटोसिस होती है, सेल्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ठीक है, पर या और उसके बाद एक एज आने के बाद सेल की डेथ भी हो जाती है। सेल की डेथ को प्रोग्राम्ड किया जाता है, जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, APOP, एपोप्टोसिस। ये सब मैकेनिज्म्स कैंसर सेल्स में प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। कैंसर सेल्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सॉरी, ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर जो सेल्स हैं वो
बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनकी उसमें प्रॉपर एपोप्टोसिस नहीं हो पा रही है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तो क्या हो रहा है, एक जगह आके वो इकट्ठा हो जा रहे हैं और वो ट्यूमर्स बना रहे हैं, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल सेल्स में पाई जाती है। जब एक एरिया में सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कई बार मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनहिबिशन हो जाता है, यानी अब और सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ सेल कम्युनिकेशन में सेल में कम्युनिकेशन भी होता है, सेल कम्युनिकेशन की वजह से ये समझ जाते हैं कि हाँ अब सेल्स की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे आसपास 3-4 सेल्स हैं और हमें अभी सेल्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रोसेस है, ये कैंसर सेल्स में है ही नहीं, एब्सेंट हो जा रहा है, मतलब या नॉट रेगुलेटेड है, ठीक है, लॉस्ट है, ठीक है। तो जब ये है ही नहीं, तो फिर क्या कोई भी सेल कितना भी करीब आ जाए, आसपास आते रहें, पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है, रुकेगा ही नहीं। बहुत दुख की बात है बच्चों ये। आते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स में। कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है और वो ऑन्कोजीन्स बना लेते हैं। ऑन्कोजीन्स कैंसरस जीन्स होते हैं, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैंसर जो है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड टू फॉर्म ट्यूमर्स, ट्यूमर्स बनाती रहती है, ठीक है। ट्यूमर्स भी दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं अदर टिश्यूज में, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं, ठीक। आओ देखते हैं जरा सा, इनको जरा इधर खिसका लिया जाए। कोई भी, ओह नो, कोई भी मान लो कोई आपका ऑर्गन है, कोई ऑर्गन है, बहुत ही गंदा बनाया है बच्चों, कोई भी ऑर्गन मान लेना इसको, ठीक है, मैंने सोच के तो बनाया था शायद मैं लंग बना दूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कोई ऑर्गन है, ठीक है, यहां मान लीजिए उसमें ट्यूमर बन गया, ठीक है, ये ट्यूमर बना, कई सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। जनरली होता क्या है कि ये कई सारे सेल्स जो हैं जुड़े होते हैं, इनमें से कुछ सेल्स जब ब्लड फ्लो में आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड, ये ब्लड कैपिलरी मान लीजिए है, और ब्लड फ्लो में फ्लो करने लगे और ये फिर यहाँ से कहीं भी ट्रेवल कर जाते हैं, जहाँ भी ये इन्फेक्टेड सेल्स जाएंगे वहाँ पे जाके अलग जगह का, कहीं मान लीजिए यहाँ जाके रुक गए, यहाँ पे जाके ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके रुक गए, तो फिर ये यहाँ ट्यूमर बनाने लगते हैं। यहाँ पे ट्यूमर बनाने लगे, ये यहाँ से यहाँ चले गए, इनका मूवमेंट जो है ट्यूमर सेल्स का, इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, और इन्हीं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को मेटास्टेसिस भी कह देते हैं कई बार, मेटास्टेसिस, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ये पूरी बॉडी में एक बार फैल गया तो फिर सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, और सीधी सी बात है, अगर पूरी बॉडी में फैल गया तो ये मोर डैमेजिंग भी होगा, सीधी सी बात है ना। अब आते हैं डिटेक्शन कैसे कहते हैं हम कैंसर का। डिटेक्शन बच्चों बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें हम एक ट्यूमर के एक पार्ट का, मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है, हम उस ट्यूमर का एक पार्ट कट करते हैं और उस पार्ट को फर्दर स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो ट्यूमर सेल्स हैं, किस टाइप का ट्यूमर है, कौन से स्टेज पे है अभी, ठीक, ये सब हम स्टडी करते हैं। तो सीधी सी तरीका है, देसी तरीका है, काट के और उस पार्ट का ट्यूमर लेके और उसको स्टडी करना, ठीक है। दूसरा है रेडियोग्राफी या एक्सरेज, एक्सरेज के थ्रू हम उनको स्टडी करते हैं। तीसरा है सीटी स्कैन्स, तीसरा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है।
कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इससे भी हम पता कर लेते हैं। ये सब फुल फॉर्म्स जो हैं, एब्रीविएशंस जो भी हैं, इनको याद रखिएगा आप। तीसरा है एमआरआई। ठीक है, हम 3D इमेज निकालते हैं किससे? एमआरआई से। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई हाई मैग्नेटिक फील्ड के बीच से में पेशेंट को रखा जाता है और 3D इमेजेस को देखा जाता है और इनको स्टडी किया जाता है। ट्रीटमेंट है, पहला होता है बच्चों सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट फिर वही बात है, देसी तरीका अपना। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने उस पार्ट को ही रिमूव कर दिया। उस पार्ट को तो रिमूव करते ही हैं, उसके आसपास के भी थोड़े पार्ट को प्रिकॉशनरी हटा देते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन रह गया तो दोबारा से प्रोलिफरेट करने के चांसेस हैं, यानी है ना, दोबारा से उस पार्ट में डिजीज हो सकती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं किसी के थोड़ा सा पैर में या कहीं ट्यूमर है, कहीं भी ऐसा बन रहा है तो आपने पूरा पार्ट ही काट दिया उन्होंने। आपको लगता होगा कि इतना भी क्या जरूरत थी, पर वो जरूरत थी, वो सेफ टू बी ऑन अ सेफर साइड वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कई बार एक्सरेज वगैरह का यूज़ किया जाता है। देखा गया है कि वैसे तो एज सच कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट इतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अगर सही समय पे किए जाएं तो काम आ सकते हैं। जैसे कि रेडियोथेरेपी में हम देखते हैं कई बार कि एक्सरेज वगैरह हैं, इनको अगर हम एक्सरेज को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक डालें, एक सर्टेन इंटेंसिटी तक अगर हम दें तो सिर्फ ट्यूमर सेल्स ही मर जाते हैं, पर अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो नॉर्मल सेल्स भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक कम इंटेंसिटी वाली एक्सरेज को मतलब करके डाल के देखना चाहिए। और कीमोथेरेपी भी करते हैं। कीमोथेरेपी में कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम जिनको हम ऐसे यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स को मारती हैं। ठीक है, कैंसरस सेल्स को किल करती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मुझे सबसे बढ़िया थेरेपी लगती है। इसमें जनरली होता क्या है, कई बार कैंसरस सेल्स में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम काफ़ी कम होने लगता है। इम्यून सिस्टम अगर समझ ही जाए कि ये कैंसर सेल्स हैं तो उनको मार ना दे, लेकिन इम्यून सिस्टम को ऐसा नहीं कर पाता है, तभी हम इसको ऐसे सेल्स देते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, बढ़ जाए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम इनके, और इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है तो ये कैंसरस सेल्स को मार देता है, कैंसरस सेल्स को मार देता है। ठीक है, तो यहां हो गए इनका कैंसर का सिलसिला खत्म। कैंसर सेल्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है बच्चों कैंसर्स में कि कई सारे सेल्स जब हो जाते हैं, बॉडी के एनर्जी रिजर्वॉयर्स भी तो यूज़ करने लगते हैं। कई आपके सेल्स जब एक लिमिटेड वे में अगर बढ़ रहे हैं तो आपके पास उतने एनर्जी रिजर्वॉयर्स हैं, आपकी हर तैयारी उस हिसाब से है। पर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं तो आपके एनर्जी रिजर्वॉयर्स भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, आप कितनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल कैंसर के एक मरीज को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई बहुत मेजर सिंगल सिम्टम नहीं होता है, पर कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फूड इनटेक में प्रॉब्लम हो जाती है, कफ वगैरह काफ़ी हो जाता है। ठीक है, कई सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ का कैंसर है। ठीक है, कई टाइप के कैंसर्स भी होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ठीक है, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। ठीक है, कार्सिनोमास जो हैं वो जनरली 85% ऑफ कैंसर्स जो हैं वो कार्सिनोमास होते हैं। ठीक है, और जनरली एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। ठीक है, और सार्कोमास जैसे ही हैं, बोन वगैरह में अगर कैंसर हो जाए तो उसको सार्कोमा कहते हैं। बहुत कम सार्कोमा के टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है ये कैंसर। ठीक है, ल्यूकीमियाज एज द नेम सजेस्ट, ये ब्लड कैंसर को कहते हैं।
ठीक है। एंड लिम्फोमास यानी कि लिम्फ या लिम्फ नोड्स में कैंसर होने को लिम्फोमास कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक डिजीज हमारी कैंसर को खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? इम्यूनिटी होती है, अरे यार, इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट टुवर्ड्स अ पैथोजेनिक माइक्रोब एंड इट्स टॉक्सिन। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट टुवर्ड्स अ पैथोजेनिक माइक्रोब एंड इट्स टॉक्सिन। ठीक, कोई पैथोजन जब एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, कि ये क्या आ गया, ये तो फॉरेन सब्सटेंस आ गया, तो उसके खिलाफ बॉडी एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। या तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए करती है, या वो जो भी पैथोजन है वो कोई टॉक्सिन रिलीज करता है उसके लिए करती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। मतलब उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रोसेस को भी नहीं। प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोसेस। इम्यूनिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इम्यूनिटी दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। दिख रहा है बच्चों? इन्नेट इम्यूनिटी होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जो पहले से आपके अंदर प्रेजेंट हो, नेचुरल इम्यूनिटी हो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है। जनरली जब बच्चा पैदा होता है उसके पास जनरल एक इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब आपको एक बार डेंगू हो गया, आपको उसके खिलाफ इम्यूनिटी है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और वो स्पेसिफिक होती है कि हाँ अब जल्दी मुझे डेंगू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। ठीक, और ये पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको दिख रहा होगा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। इसमें होता क्या है, एंटीजन, एक एंटीजन कोई भी आया, ठीक है, एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है, एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला आते हैं सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हम सस्ते शब्दों में डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्ट जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी डायरेक्ट दे टेक पार्ट इन द इम्यूनिटी प्रोसेस। फिर मैं प्रोसेस क्यों बोल दे रहा हूं बार बार? इम्यूनिटी के तौर पे वो आते हैं डायरेक्ट फाइट करने, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो भी फॉरेन पैथोजन आया, ठीक है, उससे फाइट करने जब डायरेक्ट खुद बड़े साहब चले जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी एक सेल आ रहा है मीडिएट करने, तो इसलिए हम उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है, कई बार फेगोसाइटोसिस वगैरह से होता है। ठीक, एंगल्फ कर जाते हैं ये पैथोजन को और फिर अपने अंदर दम तड़पा तड़पा के मारते हैं। ठीक है, एंटीजन आया, एंटीजन रिकॉग्निशन हुआ, लिम्फोसाइट्स का को स्टिमुलेट किया गया। ठीक, लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हुए, फिर क्या हुआ? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज जो हैं वो उस साइट पे पहुंचे कि आओ साइट पे देखा जाए क्या दिक्कत आ रही है, आओ मार गिराया जाए। फिर ये डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन कराया इन्होंने, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन कराते हैं, ज्यादा कुछ सोचते नहीं बच्चों। ये हो गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, पता नहीं ये आपको दिखेगा भी कि नहीं। ठीक है, आगे चलो, अब आते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में जरा देखते हैं। किसके बारे में?
लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। तुरंत लिखो, तुरंत मिटा दूं मैं, तो मेहनत वाला काम है। आ जाओ बच्चों, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का नाम याद रखिए, बोन मैरो और थाइमस, जहां पे प्रोडक्शन होता है किसका, सेल्स का, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और MALT यानी माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म क्या था, म्यूकोसल तो ये क्या हो गया बच्चों, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। ये बेसिकली म्यूकस लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और कोई भी फॉरेन एंटीजन जो भी आता है उसको मारने में मदद करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहां पे वो लिम्फोसाइट्स बने, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहां पे वो बन के गए, ठीक है, जहां वो वेयर दे आर रिजाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक पॉइंट, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मीजेनकाइम ऑफ योक सेल्स। योक सेल्स के मीजेनकाइम में ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है, और फिर जाती हैं लिवर और स्प्लीन में, ठीक है। और एट लास्ट इन लेटर स्टेजेस ये चार्ज कौन ले लेता है, बोन मैरो ले लेता है बच्चों। बोन मैरो फिर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, थाइमस। थाइमस जो है बच्चों, बेसिक लिम्फोसाइट्स जब प्रोड्यूस होते हैं, वो जब थाइमस के करीब जाते हैं तो थाइमस के पास क्या होता है, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और बनते कहाँ थे, बोन मैरो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आता है वो एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही हम देखेंगे, ठीक है। और जितना ये क्वेश्चन है, जितना ये आंसर है, बहुत कम जगह मैं बोलता हूँ ऐसा, पर जहाँ जितना ये कंटेंट है इतना इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ टी सेल्स टू एंटीजन्स। टी सेल का एक्शन एंटीजन यानी कोई फॉरेन जो बॉडी आई है उसके अगेंस्ट टी सेल का क्या एक्शन होगा, इसको हम समझते हैं बच्चों। इसका जो एक्शन है सेल मीडिएटेड होता है, सेल मीडिएटेड होता है, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। और सबसे पहले टी सेल की क्लोनिंग होती है और कई तरह के टी सेल्स बनते हैं, कई तरह के टी सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। कई सारे इनका टोटल जो तरीका है, मैकेनिज्म है, वो बेसिकली आप इसको एक लड़कों की फाइट्स की तरह समझ लीजिए। कोई बढ़िया फाइट हो रही है, ठीक है, और उस तरह से कुछ ऐसे समझिए कि उसमें हर अलग अलग काम जो है वो अलग अलग बंदे को बांट के रख दिया गया है। कैसे बांट के रख दिया गया है, आइए देखते हैं। क्लोनिंग के बाद ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, किलर टी सेल्स दिख रहा है आपको बच्चों, आओ देखते हैं। दिख रहा है, अब दिख रहा है, स्टाइल में दिख रहा है, अब तो सर स्टाइल में दिख रहा है। किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। दूसरे हैं हेल्पर टी सेल्स, तीसरे हैं सप्रेसर टी सेल्स और चौथे हैं मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका नाम बता रहा है वैसे वैसे ही इनके काम है बच्चों। दिख रहा है, किलर टी सेल्स जैसे कि नाम बता रहा है आपको कि किलर टी सेल्स जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे, ठीक है। जो सबसे आगे वाला लड़का होता है, आपने देखा होगा कई बार लड़ाइयों में कि और तो ना भाई को छुआ कैसे, तो मतलब वो वाला जो होता है वो सबसे आगे लड़का होता है, वो किलर टी सेल्स होता है, ठीक। वो फॉरवर्ड फ्रंट पे खेल रहा होता है। तो उसको उसका और क्या काम होता है, वो डायरेक्ट रिलीज करता है लिम्फोकाइंस और बंदों को भी के लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। हमेशा कुछ बंदे जो होते हैं वो सबसे आगे आगे लड़ रहे होते हैं और वो बाकियों को भी, आए सब मारने ही है, लेकिन बाकियों के लिए भी मोटिवेशन का काम कौन करता है, आगे वाले। जो आगे वाले होते हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं बाकियों को, ठीक है। बाकियों को का मतलब बाकी लड़कों को, ठीक, कि आओ भैया मारो। तो ये अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस को, अट्रैक्ट कर रहे हैं मैक्रोफेजेस को, ठीक। रिलीज करते हैं लिम्फोकाइंस उसके थ्रू, ठीक। और रिलीज करते हैं परफोरिन, फिर ये जो होते हैं ये रिलीज करते हैं परफोरिन जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है। परफोरिन बेसिकली एक केमिकल है
जो कि टारगेट सेल, जो भी आपका इनका टारगेट सेल है उसके जो बॉडी है उसमें पोज बना देता है और फिर इनको मारता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स भी बच्चों वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स जो है वो बाकियों को हेल्प कर रहा है। ठीक, लड़ाइयों में हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो फोन कर रहे होते हैं कि भाई साहब, एक तो खुद फाइट में इन्वॉल्व तो है ही है, ठीक है, ये पहले क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को कि एंटीबॉडी रिलीज करे। बाकी लोगों को कहते हैं भैया जाओ लड़ो, क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो। ठीक, और दूसरा क्या करते हैं, ये फोन करके और लोगों को बुलाते हैं कि भाई आओ यार, मतलब एक तो बी सेल को ही स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक तो लड़कों को अपने स्टिमुलेट कर रहे हैं और दूसरा और लड़कों को भी बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि और भी लड़के आ सकें। तो क्या व्यवस्था होगी इनकी, बी सेल्स के प्रोलिफरेशन को बढ़ाएंगे। कैसे? लिम्फोकाइन सिक्रीट करके। ठीक, लिम्फोकाइंस, ये हेल्पर टी सेल्स मदद किसकी कर रहे हैं, फॉरवर्ड फ्रंट पे जो खेल रहे हैं उनकी, क्योंकि वो तो अकेले तो भिड़ नहीं पाएंगे पूरे उसमें, तो हेल्प कर रहे हैं किलर टी सेल्स की। ठीक, तो क्या काम कर रहे हैं ये जो है ये हेल्पर टी सेल्स ऊपर जो है वो मदद कर रहे हैं किलर टी सेल्स की। ठीक है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, लिम्फोकाइन सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक, और तीसरे जो है वो सप्रेसर टी सेल्स हैं। ये बच्चों थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये उस टाइप के हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स बॉयज वाले। ठीक है, कि रिलैक्स बॉयज, तो सबको ओवरऑल इम्यून सिस्टम को शांत कराने का काम जो करते हैं वो सप्रेसर टी सेल्स करते हैं, साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं और एंटायर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो मेमोरी टी सेल्स हैं। ये तो इनका तो आप जानते ही होंगे। मेमोरी टी सेल्स बच्चों एकदम दिल पे ले लेते हैं कि भाई साहब आज तो तुमने जो नुकसान करना था वो कर लिया, अगली बार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकदम इन्होंने एकदम याद कर लिया कि भाई साहब तुम, मैं समझ गया तुम कौन टाइप के आदमी हो। ठीक है, अब आइंदा आना तो मैं समझाऊंगा। तो ये एकदम याद कर लेते कि अब दोबारा वो जब भी वो एंटीजन आएगा तो ये डायरेक्ट प्लाज्मा सेल्स को बोल देते हैं कि प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाओ और इसको तुरंत निपटाओ। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, मेमोरी टी सेल्स करते हैं कि दोबारा कोई भी अगर आया तो हम संभाल लेंगे भैया, क्योंकि हम पहचान गए इनको, इस बार जो नुकसान करना था कर लिए, जो आना था आ लिए, अगली बार किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम इनको मार गिराएंगे। ठीक है, तो ये काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं। दे रिटेन सेंसिटिविटी अगेंस्ट एंटीजन इन केस ऑफ फ्यूचर अटैक ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, आओ एक बार मोटी मोटी बात को ऐसे देख लिया जाए। ये एक एंटीजन है। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी में जब वो चला गया एंटीजन, ठीक, तो दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। दोनों एक समय पे ही होते हैं जनरली। ठीक है, तो अगर ह्यूमोरल रिस्पॉन्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स को बोलेगा कि भैया एंटीबॉडी सिक्रीट करो। प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी सिक्रीट करी और फिर जाके एंटीजन को मार गिराया। ठीक, दूसरा तरीका जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, सेम टाइम पे वो भी शुरू होगा और वो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा कि भैया संभाल लो, जाके देख लो, डायरेक्ट मार गिराओ। तो ये या तो कोई केमिकल सिक्रीट करके करेंगे या तो फिर डायरेक्ट इंगल्फ कर जाएंगे, यानी फेगोसाइटोसिस कर लेंगे। ठीक, तो ये दो तरीके हो गए इनके मार गिराने के। अगला टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बच्चों वायरस से ही इंड्यूस हो रहा है। ठीक, वायरस से ही इंड्यूस हुआ हुआ प्रोटीन है। ठीक, और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि वायरस इन्फेक्टेड ही सेल है। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वही प्रोड्यूस कर रहा है वायरस इंड्यूस्ड प्रोटीन्स। ठीक, वायरस से जब वायरस ने, कोई एक वायरस है उसने इन्फेक्शन फैलाया, यहाँ पे एक सेल था, कोई एक वायरस था उसने इन्फेक्शन फैलाया। आगे आगे देख लेते हैं। ये एक वायरस है। ठीक, ये एक वायरस का अटैक हुआ, यहां वायरस का अटैक हुआ। ठीक है, यहां इंटरफेरॉन स्टिमुलेशन हुआ और यहां ये क्या हुआ, वायरस का प्रोडक्शन था। यहां पे न्यूक्लियस में जाके इसने स्टिमुलेट किया कि भैया इंटरफेरॉन निकालो, तो इंटरफेरॉन ने निकाला और ये बगल वाले सेल को जाके क्या करेगा, समझा देगा कि भैया हम तो गए। ठीक है, तो ये तुम बच लो। ठीक, हम तो गए तुम बच लो। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा ये रहता है कि हम तो मर भी जाएं शायद, लेकिन तुम बच जाना। ठीक है, तो वो आप इस पे वो गाना होगा आपका कि कर चले हम फिदा जान वतन, क्या हम कर, सॉरी सॉरी सॉरी, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक, तो वही वाला हिसाब है। अब अपनी जान तो ये दे बैठे, ठीक, तो अपनी बचा लो तुम। ठीक, तो ऐसा वाली कुछ इनकी कहानी है।
बस एंटी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंटी वायरल इनएक्शन होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, और स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे नेचर में, ठीक है, क्या होंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंटीबॉडी पे, ठीक, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बच्चों वाई शेप्ड होता है, ठीक है, दो चेन से बना होता है, हैवी चेन और लाइट चेन से बना होता है, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल मार्कर में आ सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लाइट चेन को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हैवी चेन को एच से, ठीक है। और ये हिंज रीजन्स हैं, ठीक है, जहां पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जहां पे एंटीजन जो है वो बाइंड करेगा, एंटीजन यहां पे बाइंड करेगा, ठीक है। कई तरह तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अलग अलग एंटीबॉडीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपने वो अमेजिंग, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, ठीक, दिमाग लगाइए, IgD, IgE, IgM, IgA और IgG, ठीक है। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर वाइट शेप्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज यूनिक मार्कर्स ऑन पैथोजेंस, ठीक, कोई भी पैथोजेंस होगा उस पे यूनिक मार्कर्स यानी एंटीजेंस को ये रिकॉग्नाइज करके और फिर एक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम सिर्फ अभी हाईलाइटेड पॉइंट्स ही देख रहे हैं, सबसे पहला वाला IgA है, ठीक है। IgA क्या है, म्यूकस और सलाइवा में देखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, ठीक है। कोलोस्ट्रम फर्स्ट फ्यू डेज का मिल्क जो होता है ऑफ लैक्टेटिंग मदर का, तो वो उसमें उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। IgD क्या है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ IgM को, ठीक। IgM क्या है, IgM यहीं पे देख लेते हैं, IgM क्या था, IgM है जब भी कोई मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्सेस, ठीक, जब भी कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, कोई रिस्पॉन्स देना होता है, जब कोई एंटीजन अंदर आता है तो सबसे पहले एक्ट कौन करता है, यही करते हैं, ठीक। उस समय पे IgD भी जो है ये भी स्टिमुलेट करता है कि IgM और निकालो भाई साहब कोई आ गया है, ठीक है। अगला है IgE की सबसे बढ़िया बात, ये मस्त सेल्स को क्या करता है, मस्त सेल से बाइंड कर जाता है और बेसोफिल सेल से भी, है ना। तो एक सब और भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एलर्जिकल रिएक्शंस को देखता है, ठीक है। कभी भी आपके बॉडी में एलर्जी की जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो IgE का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है IgG की भी एक खास बात है, क्या है, दिस इज द ओनली एंटीबॉडी जो क्रॉस करता है किसको, प्लासेंटा को, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस कर रहा है प्लासेंटा को, ठीक है, क्रॉस किसको कर रहा है, प्लासेंटा को, ठीक है। बाइंड्स टू फेगोसाइट्स, मेन एंटीबॉडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस, ठीक, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि ये मेन एंटीबॉडी है सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए और ये मेन एंटीबॉडी है प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। कुछ आगे बढ़ते हैं, हैप्टेंस क्या होता है बच्चों, हैप्टेंस क्या होता है, हैप्टेंस बच्चों कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि तभी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएं या बाइंड कर जाएं, अदरवाइज ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Some antigens which are made up of lipids and carbohydrates and cannot produce antibodies and on their own are known as haptens, ठीक है, कोई शक, ये याद रखिएगा आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये तभी काम करेंगे जब ये कंबाइन हो जाए एंड प्रोटीन से, ठीक। ये तो चैप्टर का एक पार्ट थोड़ा सा खत्म हुआ, ठीक है। अगला है ड्रग, अल्कोहल और एडोलसेंस वाला, ठीक।
एल्कोहल अब्यूज़, ड्रग एडोलसेंस, ये सब जो है ये अगला पार्ट है चैप्टर का। तो इसी के साथ जैसा कि आप देखते हैं, जैसे जैसे आप टीनेजर की तरफ बढ़ रहे हैं, एडोलसेंस की तरफ बढ़े और उसके बाद आप टीनेजर बन रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। कई बार कुछ प्राइमरी चीज़ें, मतलब जो कुछ तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं, अलग अलग चेंजेस बॉडी में आपके होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। पहले आप कुछ और बहुत ज़्यादा अब आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है, ठीक है, नई नई चीज़ों को ट्राई करने का एक मन करने लगता है, कुछ नए दोस्ती भी बढ़ने लगती है आपकी। उसके चलते कई बार कुछ युवा, ठीक है, कुछ न कुछ मतलब कहीं कहीं ड्रग और अल्कोहल में इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि फर्दर उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करने लगता है। क्यों ख़राब करने लगता है? देखो बच्चों, पहली बात तो ये, तुमको लग रहा होगा कि सर क्या ही लगे कहानी सुनाने। एक बात समझ लो, पी लेने से आ नहीं जाती है, ठीक, मतलब पी लेने से ये चैप्टर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद लिए आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आपके अंदर कुछ और चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर्स आने लगते हैं, कुछ फैमिली प्रेशर्स होता है, कोई सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं। कई बार कुछ प्रेशर्स को ख़त्म करने के लिए आप स्केपिज्म ढूंढते हैं। आपसे मेरा मतलब है जनरली हम ही लोग कुछ प्रेशर के चलते हम एक स्केपिज्म ढूंढने लगते हैं और ड्रग्स और एल्कोहल्स में इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर मिलता नहीं है। इन टर्न वो हमें नुकसान ही करते हैं। क्या नुकसान करते हैं? कई बार कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कई सारी हो जाती हैं, ठीक है, कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है अलग अलग जगह का, अलग अलग ड्रग्स या टोबैको लेने से, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा टोबैको से माउथ कैंसर बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग असर होने लगता है, ठीक है। कई बार लोग पीयर प्रेशर में, यानी कोई अपने करीबी के किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में पी लेता है, कि कई बार लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए ले लेते हैं, कि जस्ट टू ट्राई, ठीक है, जिसका असर फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली उनके ऊपर पड़ने लगता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि टोबैको है, टोबैको में निकोटीन की वजह से एडिक्शन होने लगता है। अच्छा, अब एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन बच्चों किसी भी चीज़ पे, किसी भी केमिकल सब्सटेंस पे, जब कोई केमिकल सब्सटेंस पे आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? एडिक्शन। इसी के साथ कुछ टर्म्स और हैं, जैसे जब आप रेगुलर वे में लेने लगते हैं, धीरे धीरे जब आपने एक बार ट्राई करा, फिर आप धीरे धीरे उसको ओकेजनली लेने लगे, फिर ओकेजनली से आप धीरे धीरे रेगुलर पे आ गए, और रेगुलर से फिर जब आप अति कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर एल्कोहल अब्यूज़ हो रहा है, या कोई भी सब्सटेंस का अब्यूज़ हो रहा है। अब आप अब्यूज़ करने लगे, क्योंकि अब आप धीरे धीरे आप उस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं जब आपकी बॉडी टोटली डिपेंडेंट है उस पे। अगर आप वो नहीं करें, अगर आप वो नहीं लेते हैं, तो आपकी मतलब आपकी जो फिजिकल और जो सोशल लाइफ है वो पूरी हैम्पर होने लगती है। तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं? ये अल्कोहल अब्यूज़ हो रही है, जहाँ पे इसका रोज़मर्रा के काम भी करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अब्यूज़ होना, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल के कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स और भी हैं, कई सारे सिम्टम्स भी हैं। कोई जो भी अल्कोहल ले रखा है उसमें आपको कुछ सिम्टम्स दिखेंगे कि स्लर्ड स्पीच, ठीक है, प्रॉपर वो बोल नहीं पा रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, वो आगे पीछे मटक मटक के चल रहा है, ठीक है। तो कई सारे आपको उसमें से सिम्टम्स भी दिखेंगे और कई सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। कई सारे क्रिमिनल केसेस भी मतलब रजिस्टर हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक क्रिमिनल केस नहीं है, पर क्रिमिनल केसेस जैसे कि किसी का मर्डर या कोई ऐसी कोई घटना जो कि आदमी जब होश में नहीं है तो वो कर बैठता है, ठीक है। तो ऐसे भी कई सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, जैसे कि खुद के लिए ही लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ हैं विड्रॉल सिम्टम्स।
अगर आप इन लोगों की मतलब जो ये अब्यूज़ वाली आदत है, अल्कोहल अब्यूज़ है, इसको आप अगर आप छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं, तो आपने अगर कोई कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आपने देखा होगा कि आपका कोई साथी है, कोई फ्रेंड है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ही करने लग गया, ठीक है, और अगर आपने उसको एकदम से छुड़वा दिया कि नहीं भाई आज मैं तुझे पीने नहीं दूंगा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, या ऐसा कुछ आपने कह के उसको छुड़वा दिया, और छुड़वा क्या दिया, बाई चांस उसने एक भी दिन छोड़ दिया और अगर वो एडिक्ट है, ठीक है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें, ठीक है। कई सारे विड्रॉल सिम्टम्स में कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत तगड़े विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। शुरुआत होती है जनरली एनजाइटी से, ठीक है, और रेगुलर काम ना कर पाना, जो काम हो रहे हैं जो रेगुलर करता था वो अब ना कर पाना, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स, और कई बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं जब आप एकदम से बंद कर देते हैं कि ये प्रॉपर आपको मतलब कई तरह से हार्म कर सकती हैं, इवन ये फेटल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको जनरली आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा नाम, जैसे कि भांग, महाशिवरात्रि, आपने भांग का नाम सुना होगा, जल्द ही महाशिवरात्रि भी थी। भांग का पौधा कैनबिस सटाइवा होता है, ठीक है, कैनबिस सटाइवा उसका बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है। जनरली इसको हेम्प प्लांट कहा जाता है, ठीक है। भांग के पौधे में सबसे जनरली देखा गया है कि जैसे अलग अलग फॉर्म्स में देख ये लिए जाते हैं, जैसे कि भांग, गांजा, चरस या हशीश, ठीक है, चरस को ही हम हशीश भी कहते हैं, ठीक है। भांग जनरली हम प्लांट के स्टेम और लीफ के पार्ट को मतलब ड्राई करके और फिर उसको सुखा के किसी भी लिक्विड में या वाटर में या मिल्क में मिला के पीते हैं, जो कि आपने जनरली देखा होगा कहीं से ठंडाई में या वैसे डालते हुए, ठीक है। जनरली ये कभी कभी इसको हम टोबैको के साथ भी मिला के लोग स्मोक भी करते हैं, और इसमें रेजिन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राइड लीव्स होती हैं। अगला है गांजा। गांजा बच्चों फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है फ्लावर के, उसको सुखा के और फिर उसको यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिवली इसमें रेजिन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा है चरस या हशीश। चरस या हशीश जो होता है बच्चों, इसको जब पौधा होता है उसके अपर पार्ट को रब किया जाता है हैंड से, हाथ से, और काफ़ी देर रब करने के बाद उसमें से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलने लगता है, ठीक है, जो कि इतना स्टिकी होता है कि वो हाथ में एकदम लग जाता है, चिपक जाता है, येलो या डार्क ब्राउन कलर का होता है। फिर उसको बाद में फिर उसको हाथ से हटा के फिर उसको हम स्टोर करके और उसको मतलब लिया जाता है उसको, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉमन ड्रग की बातें, और कुछ चीज़ें और देखी होंगी, कई बार लोग डिप्रेशन को कर्ब करने के लिए भी क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, ठीक है। कई बार ये मतलब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है, डॉक्टर्स देते हैं, या कई बार तो मतलब जो डॉक्टर्स देते हैं वो तो अपने प्रॉपर निगरानी में प्रॉपर वे में देते हैं, लेकिन वो एक मतलब एक ट्रीटमेंट के तहत होता है। पर कई बार लोग इसको जब भी उनको कुछ बहुत लो फील हो रहा हो तो वो वापस से अपने आप को रिचार्ज करने के लिए इस चीज़ को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि पियर्स जो हैं वो बताते हैं कि अरे इसको ले लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और लोग बह के ले लेते हैं, और लेने के बाद भी वो ये कहते हैं कि हाँ अब मैं आज बहुत लो फील कर रहा था या कर रही थी तो मैंने आज ये ऐसा कर लिया। तो कई बार ये भी होता है कि कई बार डिप्रेशन को कर्व करने के लिए लोग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या डिप्रेशन कम हो जाता है? ये तो आप ही लोग जाने, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक आउटलाइन, ठीक। अब चलते हैं हम ड्रग की तरफ। तो हिप्नोटिक्स की बात हमने कर ली थी, है ना, इससे आपको नींद आ रही थी, ठीक है, मतलब आप हिप्नोटिक्स नहीं ले रहे हैं, भले ही आपको नींद आ रही है पर आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है, अगला क्या आता है, हाँ, सेडेटिव्स। सेडेटिव्स का क्या है, कामिंग इफेक्ट शो करते हैं। कैसा कामिंग इफेक्ट, भाई साहब बहुत आराम की ज़िंदगी चल रही, मस्त स्टेट ऑफ कंफर्ट, फिजिकल मेंटल इमोशनल हर तरह से कंफर्ट जोन में जब आप आ जाते हैं
तो आप सेडेटिव ले रहे हैं। ठीक है, सेडेटिव क्या होता है? सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आपकी दिमागी क्षमता को कम कर देता है, यानी आपकी कितना मेंटल अटेंशन है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, मेंटली भी आपको थोड़ा सा सप्रेस करता है और कॉन्शियस लेवल को भी कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। इसका एग्जाम्पल आपका अल्कोहल भी है। ठीक है, अल्कोहल है, ओपियम है, कोकेन है। ठीक है, तो ऐसा मस्त एकदम आराम से लीजिएगा मत। ठीक है, नारकोटिक्स अगला है। नारकोटिक्स, जो कि आपने देखा होगा कई बार डिप्रेशन में गए हुए एक पेशेंट को नारकोटिक्स डॉक्टर्स लिखते हैं। हालांकि वो डायरेक्टली मिलता नहीं है, आप जब तक उनको प्रेस्क्रिप्शन दे ना, मतलब प्रेस्क्रिप्शन वाला वो पेपर ना दिखाएं तब तक वो देते नहीं है, इसीलिए मेडिकल स्टोर्स वाले। तो होता क्या है कि दे कॉज डिप्रेशन, दे कॉज सब डिप्रेशन ऑफ, हाँ भाई, सप्रेशन ऑफ सीएनएस कराते हैं। ठीक है, सप्रेशन करा देते हैं सीएनएस का। ठीक है, सप्रेशन कराते हैं सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कराते हैं और स्लीपीनेस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए कई बार डिप्रेशन में गए हुए मरीज को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सोने लगता है, क्योंकि वो दवाइयाँ लेने लगता है। यही नारकोटिक्स उसको दी जाती हैं कि कम सोचो, ठीक है, और जाके आराम करो मस्त। ठीक है, लार्जर डोजेस, यानी अगर बहुत ज़्यादा डोजेस में दे दिया तो क्या होगा, उसका कॉन्शियस लेवल, उसका अटेंशन सब चला जाने लगेगा और वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कोमा में चला जाएगा और फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मेडिकल स्टोर्स वाले एकदम नॉर्मली किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, ये इंजूरियस भी होती है। एग्जाम्पल हीरोइन, बेटा हीरोइन जो है वो इंजूरियस होती है। ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप ले लें उसको। ठीक है, क्लियर। अगला आता है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स की बात हम करें तो ये मेंटल ट्रैंक्विलिटी लाते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर्स से मतलब यही है इनका कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाना, किसी को बहुत ज़्यादा शांत बनाना। जैसे अगर आप मेरे से कोई बात कर दें, ठीक है, कुछ ऐसी बातें कर दें कि एकदम मतलब साइको वाली बातें कर दें कि सर नहीं, ऐसा नहीं, बायो में नंबर नहीं आ सकते हैं सर, तो मैं आपको क्या दूंगा? ट्रैंक्विलाइजर देके बैठा दूंगा कि भाई साहब शांत हो जाओ। तो ट्रैंक्विलाइजर्स का काम होता है, ये बेसिकली मेंटल लेवल पे आपको शांत कर देते हैं, पीसफुल महसूस कराते हैं। तो मैं आपको ट्रैंक्विलाइजर दे दूंगा कि देखो हो गए तुम साइको और तुम बैठ जाओ किनारे। ठीक है, तो दे ब्रिंग मेंटल ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक, स्ट्रेस और टेंशन आपका रिलीव कर देंगे, फिर आप थोड़ी देर बाद खुद ही उठेंगे। जब सो के उठेंगे तो उसके बाद उठेंगे और कहेंगे कि लेकिन अच्छा सॉरी सॉरी, ये सो के नहीं उठेंगे आप, डू नॉट इंड्यूस स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सोएंगे सुलाएंगे भी नहीं आपको। मतलब अगर मैं आपको इसको पेपर में भी दे सकता हूँ आपके, आपने अगर पेपर की आजकल ये बात करी कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको अभी ट्रैंकुलाइजर दे दूंगा। ठीक है, और क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, कॉन्शियस लेवल भी आपका नहीं जाएगा और आप पीसफुल महसूस करेंगे। तो आप थोड़ी देर बाद उठेंगे और क्या कहेंगे? कहेंगे सर आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज होता है, जैसे कि जो बच्चा अगर ऐसा कुछ कह दे तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो और अच्छा सबसे मेन बात, एग्जाम टाइम में मैं आपको दे दूंगा तो स्ट्रेस और टेंशन भी रिलीव हो जाएगा। और क्या चाहिए भाई साहब जिंदगी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। स्टिमुलेंट्स की बात करें तो स्टिमुलेट करते हैं ये नर्वस सिस्टम को। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं ये नर्वस सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं ये? जैसे कि चाय कॉफी पीते हैं आप, वो भी तो एक स्टिमुलेंट ही है, लेकिन हम उसको ड्रग्स के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ड्रग की एक बात बताता हूँ, ड्रग आप कहें किसको रहे हैं? ड्रग आप उसी को कह रहे हैं जो मतलब आपको कहीं ना कहीं, अच्छा एक और बात है इसी में, एक चीज और देख के जरूर जाइएगा, ड्रग और ड्रग अब्यूज में फर्क क्या होता है। ड्रग अब्यूज है क्या? एक्चुअली ड्रग अब्यूज एक तरह का योर डिपेंडेंस है, मतलब आप ड्रग इसे इतना एडिक्ट हो चुके हैं। ड्रग वो चीज़ है जिससे आप एडिक्ट हो सकें। ठीक है,
तो उस ड्रग से जब आप एडिक्ट हो जाएं और वो इतना आप डिपेंडेंट हो जाएं उस पर कि अब आपको लगे कि यार अब जिंदगी के और जो रोजमर्रा के काम हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, वो भी नहीं हो पा रही हैं। समझ रहे हैं? मतलब मैं सुबह उठ के नहा भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अल्कोहल लेना है। तो ये क्या है, ये ड्रग अब्यूज है। तो ड्रग अब्यूज नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा एक बात और, सेडेटिव क्लास का जो है, जो कि अल्कोहल जिसमें हमने बोला था, वो सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है अगर वो अब्यूज़ किया गया तो। ठीक है। तो अगला आते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में एम्फेटामीन्स और कोकेन आते हैं। ठीक है। एम्फेटामीन्स जो होती हैं ये कई बार भूख को मिटाने के लिए लोग ले लेते हैं कि भूख ज़्यादा ना लगे, ऐसा भी होता है। ठीक है। ड्रग्स हैं। ठीक है। और ओवरऑल फायदा करते, मतलब ओवरऑल अच्छा ही है क्योंकि स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है। इंक्रीज करता है एक्साइटमेंट को। वाओ। कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर आपको स्टेज पे कुछ देने जाना है, स्पीच वगैरह, तो आप क्या ले सकते हैं, स्टिमुलेंट। बच्चों मैं यहाँ पे सिर्फ स्टिमुलेंट चाय और कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चाय और कॉफ़ी को हम जनरली ड्रग में कंसिडर नहीं करते हैं इतना, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हमारा ही राज है, हम उसको बहुत वाइडली एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत वाइडली एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम उसको कह ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो है। ठीक है। तो इसमें निकोटीन वगैरह भी आ जाता है। ठीक है। अगला आता है हेलुसिनेजन, हेलुसिनोजेंस। क्या आता है, हेलुसिनोजेंस। ठीक है। दिख रहा है? आगे आते हैं भाई साहब। उड़ता ही मैं चलूं इन हवाओं में कहीं। सेरिब्रल एक्साइटेशन क्या है, सेरिब्रल एक्साइटेशन एंड स्टिमुलेशन। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस भाई साहब, हेलुसिनेशंस समझ रहे हैं? मतलब आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। ठीक है। फैंटास्टिक विजन्स, और क्या चाहिए जिंदगी में, अनयूजुअल अम्यूजमेंट, मतलब एकदम झूम उठेंगे भाई साहब। ठीक है। एकदम झूम उठेंगे। ऐसा किस में होता है? आपने देखा होगा भांग खाए हुए लोग ऐसे आपको दिखते हैं, एक टक होके देखेंगे घड़ी, कहेंगे भाई हिल रही है। तो ये जो अजीब अजीब से हरकतें हैं, और उसी को देख के खुश हैं वो, तो अनयूजुअल अम्यूजमेंट है, फैंटास्टिक विजन्स, हेलुसिनेशंस। ठीक है। सेरेब्रल एक्साइटेशन एंड स्टिमुलेशन। ठीक। हेम्प प्लांट इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एलएसडी। एलएसडी आपने देखा होगा कई बार, मतलब सुना होगा एलएसडी के बारे में, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। ये आपके फुल फॉर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये इट रेंजेस फ्रॉम एक्सटेसी टू टेरर। ठीक है। जब तक भांग का असर है या जब तक किसी भी उसका असर है तब तक तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। ठीक है। कटौती में भी गंगा दिखेगी। लेकिन जब जैसे ही इसका असर कम होने लगता है तो ये टेरर, ठीक है, टेरर की तरह डरावना होने लगता है। समझ रहे हैं? मतलब डर लगने लगेगा और ओवरऑल कॉन्फिडेंस वगैरह भी कम होने लगता है। ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल, सीधी सी बात है, अब ड्रग अब्यूज पहली बात तो ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है। करना नहीं चाहिए। ठीक। ए एक जो एज है आपकी, एडोलसेंस वाली एज जो होती है, जिसमें कई सारे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे होते हैं, होता क्या है कि इसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो एक्साइटमेंट बहुत होता है, वी आर फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। उस एनर्जी में कई बार हम कोशिश, हमें लगता है कि हम कोई नई चीज़ ट्राई कर लें, कि यार ये भी ट्राई कर लें। तुमको लगता है कई बार लड़कों को लगता है कि अरे भाई साहब, तेरा भाई किसी से कम है क्या, ताकत, लगता है उनको ताकत तो बहुत है मेरे अंदर। तो इस चक्कर में, ट्राई करने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में लोग ड्रग्स को ट्राई करते हैं। ठीक। ट्राई तो वो बस करते हैं, उसके बाद फिर मस्त खेलते हैं उसमें। ठीक। तो वो चीज़ बहुत गलत है। कभी भी समय के साथ जैसे ही आप बड़े हो रहे हैं तो बहाव में नहीं बहना चाहिए। ठीक है। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये आप सुनिए, आप अगर कहीं ऐसा कुछ आंसर आ गया लिखने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। तो इस केस में बच्चे क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं और फिर उसमें प्रेशर में आ जाते हैं, कई बार पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, अनड्यू पीयर प्रेशर, दोस्त ले रहा है उसके साथ ले लिया। ठीक है।
यही होता है। और इसी केस में होता क्या है कि कई बार एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपको लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा, और कोई काम ना हो पाए, सपोज किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन करें, कोई काम नहीं हो पाया, तो आदमी बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं बच्चे, और उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर या तो डिप्रेशन वगैरह होने लगता है, तो मजबूरी में नारकोटिक्स लेनी पड़ती है। ठीक है। और या तो अगर वो नहीं ऐसा है तो कई बार वो खुद नहीं संभाल पाते हैं, उसी समय नहीं संभाल पाते हैं, और होता क्या है कि वो कुछ ड्रग्स में ले लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने में चले जाते हैं। पहली दूसरी बार ये काम छुप के होता है, उसके बाद सबको पता चलने लगता है। ठीक है। तो ये चीज कुछ चीज़ें हैं। एजुकेशन और काउंसलिंग इनकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब ठीक है। कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे, आप ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एजुकेशन काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स को बताने में नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि वो 40-50 साल आपसे, मतलब 50 साल की उम्र अगर वो जी चुके हैं तो वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं अभी। ठीक। एंड पीयर्स, पीयर्स का मतलब कोई भी हो सकता है, आपका शुभ चिंतक जो बहुत करीबी हो। ठीक है। सीक प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कोई भी प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक। किसी भी तरह की प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प लेनी जरूर चाहिए, किसी भी कोई भी वजह हो, आप खाली भी वापस लौट सकते हैं, पर फिर भी जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपका ये खत्म होता है। जनरली जो ये हल्के फुल्के पॉइंट्स हैं ये आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं, मॉर्फिन, और मॉर्फिन वगैरह के स्ट्रक्चर आपके पास दे रखे हैं, शायद कैनाबिनॉइड का भी दे रखा है। दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेशली मॉर्फिन का देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसमें ना हो तो एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है। सो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। और अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। सो टिल देन, ओके, बाय बाय, गुड लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और कोशिश करिएगा इस जैसे चैप्टर्स को समझ लीजिए बस, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें इसमें है नहीं। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, आई एम यशेश श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।